कुछ कहानियां खामोश होती हैं, पर उनकी खामोशी में मतलब इतना दर्द होता है कि चीख निकल आए। आज हम कमलेश्वर की एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं। नाम है स्मारक। बहुत ही कमाल की कहानी है। हाँ, 1970 में लिखी गई और महज 4-5 पन्नों की बहुत सादी सी कहानी है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि कैसे लेखक ने शब्दों के बीच की जो खामोशी है उसका इस्तेमाल करके पार्टीशन की एक ऐसी तस्वीर खींची है जो किसी भी शोर शराबे वाले वर्णन से ज्यादा असरदार है। सही कहा। आज हम इस कहानी की बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कमलेश्वर ने किन साहित्यिक औजारों किन टूल्स का इस्तेमाल किया है और कैसे एक आम इंसान की जिंदगी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक का प्रतीक बन जाती है। बिल्कुल। हमारी चर्चा का केंद्र यही होगा कि एक छोटी सी कहानी अपने आकार से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी कैसे बन जाती है। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में उतरते हैं। माहौल को समझना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी जगह है दिल्ली। लाल किले के पास एक पुराना मोहल्ला, एक छोटा सा सीलन भरा कमरा, और उस कमरे में एक 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग रहते हैं। हकीम अहमद अली, अकेले। हाथ कांपते हैं, नजर धुंधली हो चुकी है। कमरे में सामान के नाम पर कुछ भी नहीं। हाँ, बस एक चारपाई, एक पुरानी सी अलमारी और एक रेडियो। लेकिन उस कमरे की सबसे अहम चीज है दीवार पर लगी एक तस्वीर। हाँ, एक जवान मुस्कुराती हुई औरत की तस्वीर जिसके सिर पर दुपट्टा है। और इसी तस्वीर के इर्द गिर्द हकीम साहब की पूरी जिंदगी घूमती है ना? पूरी जिंदगी। उनका रोज का नियम बंधा हुआ है, सुबह नमाज, फिर चाय, और उसके बाद पूरा दिन उस तस्वीर के सामने कुर्सी लगाकर चुपचाप बैठे रहना। बस बैठे रहना। ये जो खामोश बैठने का सिलसिला है, ये अपने आप में एक किरदार जैसा लगता है। मतलब ये कोई आम दिनचर्या नहीं है, इसमें एक तरह की साधना है, एक इबादत है। सवाल ये उठता है कि ये खामोशी क्या है? क्या ये सिर्फ याद है या कुछ और? ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। दरअसल स्मारक सिर्फ कहानी के आखिर में बनी वो कब्र नहीं है। अच्छा। हकीम साहब का पिछले 30-35 साल का हर दिन एक जीता जागता स्मारक था। वाह। हर सुबह उस तस्वीर के सामने बैठना, उस खामोशी को जीना, ये उनकी तरफ से अपनी मोहब्बत को दी जाने वाली रोज की श्रद्धांजलि थी। उनकी जिंदगी उनकी मौत से कहीं बड़ा स्मारक थी। मतलब वो हर रोज उस याद को जिंदा रखकर एक स्मारक बना रहे थे। एग्जैक्टली। और इस खामोश स्मारक में हलचल तब होती है जब एक बच्चा आता है, बबलू। हाँ, मोहल्ले का एक 10-11 साल का बच्चा बबलू, जो कभी कभी उनके पास आ जाता है। वो हकीम साहब से बिस्किट लेता है और एक दिन बड़ी मासूमियत से पूछ लेता है, दादू, ये फोटो किसकी है? और यहीं से कहानी की वो परत खुलती है जो अब तक दबी हुई थी। हकीम साहब बहुत देर तक खामोश रहते हैं, फिर एक टूटी हुई कांपती हुई आवाज में कहते हैं, ये मेरी बीवी थी, ज़ेबुनिसा। 1947 में लाहौर से आई थी, ट्रेन में। उसे लोग और बस। इसके बाद वो चुप हो जाते हैं। वाक्य अधूरा रह जाता है। वो अधूरा वाक्य, उसे लोग। कमलेश्वर चाहते तो पूरा मंजर बयान कर सकते थे, बता सकते थे कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये अधूरापन किसी भी पूरे वाक्य से ज्यादा भयानक क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ लेखक ने सबटेक्स्ट का अनकहे की ताकत का इस्तेमाल किया है। वो जानते हैं कि 1947 का जिक्र आते ही पढ़ने वाले के दिमाग में बंटवारे की सारी भयावह तस्वीरें अपने आप आ जाएंगी। सही बात है। वो एक खाली जगह छोड़ते हैं और उस खाली जगह को हमारा सामूहिक दर्द, हमारा इतिहास भर देता है। उन 3 शब्दों उसे लोक के बाद की जो खामोशी है वो किसी भी चीख से ज्यादा असरदार है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लेखक ने जानबूझकर पढ़ने वाले को इस कहानी का हिस्सेदार बना लिया? बिल्कुल। कि वो खाली जगह, हाँ, वो हम अपने तजुर्बे और अपनी समझ से भरें। बिल्कुल। वो आपको सिर्फ एक दर्शक नहीं रहने देते, वो आपको उस खामोशी में शामिल कर लेते हैं। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उस ट्रेन में क्या हुआ होगा। ये तकनीक कहानी को सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी से निकालकर एक पूरी पीढ़ी की त्रासदी बना देती है। हकीम साहब की खामोशी लाखों लोगों की खामोशी का प्रतीक बन जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और हकीम साहब का एक खामोश जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। हाँ। एक रात बहुत तेज बारिश होती है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। पड़ोसी उन्हें अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और अस्पताल में अपनी जिंदगी की आखिरी रात वो वार्ड में अकेले लेटे हैं। और यहाँ हकीम साहब एक ऐसा काम करते हैं जो उनके पूरे जीवन के दर्शन को सामने रख देता है।
वो चुपके से बिस्तर से उठते हैं। हाँ, अस्पताल से बाहर निकलते हैं और उस तूफानी बारिश में भीगते हुए अपने घर की तरफ पैदल चल पड़ते हैं। ये सोचकर ही सिहरन होती है ना? एक 80 साल का बुजुर्ग जो मौत के करीब है, वो अस्पताल का आराम छोड़कर तूफान में क्यों जाएगा? उसका वो छोटा सा खाली कमरा उसे क्यों खींच रहा था? हाँ, क्यों? क्योंकि वो कमरा खाली नहीं था। वहाँ ज़ैबुन्निसा की यादें थीं। अस्पताल एक अनजान, बेगानी जगह है जहाँ मौत सिर्फ एक मेडिकल घटना है। लेकिन उनका कमरा, वो उनकी मोहब्बत का मंदिर था। वाह! वो अपनी जिंदगी की कहानी को किसी और की शर्तों पर खत्म नहीं करना चाहते थे। वो उस जगह मरना चाहते थे जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी ज़ैबुन्निसा के साथ। भले ही वो सिर्फ एक तस्वीर में थी। हाँ, ये उनका आखिरी विद्रोह था। मौत के खिलाफ नहीं, बल्कि एक बेगानी मौत के खिलाफ। वो घर पहुंचते हैं, दरवाजा खोलते हैं और सीधा दीवार पर लगी उस तस्वीर को उतारते हैं। उसे अपने सीने से लगाते हैं, चारपाई पर लेटते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। सुबह जब पड़ोसी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हकीम साहब जा चुके हैं। उनके चेहरे पर सुकून है, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान और सीने पर वही तस्वीर रखी है। और यही कहानी यथार्थ की दुनिया से एक कदम आगे निकल जाती है। हाँ, एक चमत्कारी मोड़ आता है। पड़ोसी जब तस्वीर को देखते हैं तो उसमें एक चौंकाने वाला बदलाव आ चुका होता है। क्या? अब तस्वीर में ज़ैबुन्निसा अकेली नहीं है। अकेली नहीं है? नहीं, उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी भी मुस्कुरा रहा है, खुद हकीम साहब। क्या बात है! और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा था तो एक सवाल मन में आया। कहानी अब तक इतनी यथार्थवादी थी, इतनी सच्ची लग रही थी। अचानक से ये जादुई घटना, ये चमत्कार, क्या इससे कहानी का यथार्थ कमजोर नहीं पड़ जाता? मतलब कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल लग सकता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हमें साहित्यिक विधाओं में मिलता है। इसे मैजिकल रियलिज्म या जादुई यथार्थवाद कहते हैं। अच्छा। लेखक यहाँ ये कह रहा है कि कुछ भावनाएं, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ भौतिक यथार्थ के नियमों में बांधकर नहीं समझाया जा सकता। हकीम साहब का इश्क इतना गहरा था, उनकी चाहत इतनी सच्ची थी कि उसने भौतिक दुनिया के नियम तोड़ दिए। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये एक भावनात्मक सच्चाई का फिजिकल रूप में प्रकट होना है। मतलब ये कि जो जिंदगी में नहीं हो सका, वो मौत के बाद यादों की दुनिया में मुमकिन हो गया। हाँ, ये एक तरह से प्रेम की जीत है, मौत पर भी और इतिहास के दिए गए जख्मों पर भी। बिल्कुल, ये कहानी का चरम बिंदु है। उनका जो मिलन 1947 की ट्रेन में अधूरा रह गया था, वो इस तस्वीर में आके पूरा हो गया। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार होता है। जब उन्हें कब्र में उतारा जाता है तो वो तस्वीर उनके सीने पे ही रहती है। कोई उसे हटाने की हिम्मत नहीं करता। और यहाँ कहानी का शीर्षक स्मारक अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आता है ना? दिल्ली शहर जो लाल किला और कुतुब मीनार जैसे बड़े बड़े सरकारी स्मारकों से भरा है, लेकिन कमलेश्वर उन बड़े स्मारकों के सामने एक छोटा गुमनाम स्मारक खड़ा कर देते हैं। एक ऐसी कब्र जिस पर कोई नाम नहीं है, हाँ, लेकिन जो दो लोगों की मोहब्बत का सबसे सच्चा स्मारक है। ये लेखक का एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बयान भी है। बहुत बड़ा। वो कह रहे हैं कि इतिहास सिर्फ बादशाहों और इमारतों का नहीं होता। असली इतिहास वो आम लोगों के दिलों में, उनकी खामोश कुर्बानियों में, उनकी कभी न खत्म होने वाली मोहब्बत में जिंदा रहता है। सही बात है। हकीम साहब की कब्र वो लाल किले से ज्यादा मजबूत स्मारक है, क्योंकि वो पत्थर की नहीं बल्कि भावना की बनी है। और कहानी का जो आखिरी वाक्य है, वो तो इस पूरी दास्तान को एक व्यक्तिगत कहानी से उठाकर एक सार्वभौमिक एहसास में बदल देता है। हाँ, लेखक लिखते हैं, और उस दिन के बाद लाल किले के पास उस मोहल्ले में कोई बूढ़ा अकेला नहीं रहा, क्योंकि सब जानते थे उस कब्र में दो लोग साथ सो रहे हैं। कमाल की लाइन है। ये कैसे हो सकता है? मतलब एक मौत ने पूरे मोहल्ले का अकेलापन कैसे खत्म कर दिया? क्योंकि हकीम साहब की कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, वो उस मोहल्ले की एक लोक कथा बन गई, एक उम्मीद बन गई। वो कब्र अब सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि इस बात का सबूत बन गई कि प्यार मौत के बाद भी जिंदा रहता है। जब भी कोई बुजुर्ग खुद को अकेला महसूस करता होगा, उसे शायद ये ख्याल आता होगा कि पास की कब्र में दो लोग हमेशा के लिए साथ हैं। तो एक व्यक्तिगत त्रासदी एक सामूहिक विश्वास में बदल गई। हाँ, उस कहानी ने अकेलेपन के विचार को ही एक नया अर्थ दे दिया। ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम स्मारकों को कैसे देखते हैं।
हम उन्हें पत्थर और संगमरमर में ढूंढते हैं, जबकि शायद सबसे बड़े स्मारक खामोश जिंदगियों में होते हैं। रोज की इबादतों में, कभी ना बुलाई जाने वाली यादों में होते हैं। एक खामोश प्रेम है और आखिर में उस प्रेम की जीत है। ये कहानी बंटवारे के जख्मों पर नफरत का नहीं बल्कि मोहब्बत का मरहम लगाती है। तो इस चर्चा को किसी एक निष्कर्ष पर समेटने के बजाय शायद ये सोचना बेहतर है कि ये कहानी हमें क्या सवाल छोड़ जाती है। हाँ, ये हमसे पूछती है कि हमारी जिंदगी में वो कौन सी यादें हैं, वो कौन सी तस्वीरें हैं जिनके लिए हम एक पूरी जिंदगी खामोशी से गुजार सकते हैं। हमारे अपने स्मारक क्या हैं? और शायद यही एक महान कहानी की पहचान है। वो आपको जवाब नहीं देती, वो आपके अंदर सही सवाल पैदा करती है। इस कहानी को और इसके किरदारों को याद रखना ही उनके स्मारक को जिंदा रखना है। तो ज़बुन्निसा और हकीम साहब को सलाम।